जब मैंने अपनी पत्नी का मोबाइल पुलिस वाले को दिया और कहा कि इसमें से सारी डिटेल निकाल कर मुझे बताओ, इसमें कितने अननोन नंबर है, किसके हैं और किसके नाम से है। ये काम बड़ी सावधानी से साथ करना, क्योंकि मेरी पत्नी की इज्जत का सवाल है और मैं अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहता। बस मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। अगर मेरी पत्नी गलत है तो उसकी सजा उसको कानून जरूर देगी। अगर वह मजबूरी में यह सब कर रही है तो मुझे उन लोगों तक जरूर पहुंचना है जो इस काम में शामिल है। तब पुलिस वाले ने उसको एक ऐसी तरकीब बताई और कहा कि तुम एक चूहा की मदद से अपनी पत्नी की वह सारी सच्चाई जान सकते हो और तुम्हें इसमें ज्यादा लोगों को शामिल भी नहीं करना पड़ेगा। तभी मैं अपना सर पकड़कर घर लौटा था और मैं अपने काम पर लग गया था। यह काम इतना आसान नहीं था जितना मैं कहानी में बता रहा हूँ। उस वक्त तो मेरा दिल ही जानता था कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। घर आया, सीधे अपनी पत्नी के कमरे में गया। आज फिर वह ये कहानी उस दिन से शुरू हुई थी। 6 साल के बाद विदेश से अचानक से घर वापस आया। पत्नी को उसके आशिक के साथ देखकर हैरान रह गया था और जब मैं अपने बच्चों के पास गया तो वह डर के मारे चिल्ला पड़े, अंकल तो बहुत बुरे हैं, मैं तो बहुत वो हमें बहुत मारते हैं। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं कई सालों के बाद अपने घर वापस आ रहा था। यह 8 साल जो मैंने परदेश में बिताए थे, मैं ही जानता था कि मैंने कितनी मुश्किलों से गुजारे थे। अपनी पत्नी और बच्चों के बगैर 8 साल गुजरा था। यह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल एक्सपीरियंस था। मैंने पहले सोचा था कि अपनी पत्नी को कॉल करके उसके बारे में बता दूं, लेकिन फिर दूसरे ही पल ख्याल आया कि इस बारे में अपनी पत्नी को सरप्राइज दूंगा। नहीं नहीं, सिर्फ अपने एक दोस्त को बता रखा था और वह मेरा जिगरी दोस्त था। उसने मेरा बहुत साथ दिया था। जब मैंने उसे अपने आने का खबर दिया तो वह मेरी बात सुनकर वह कुछ पलों के लिए परेशान हो गया और बेचैनी से मुझे कहने लगा, तुम आज रात अपने घर वापस नहीं जाओगे, बल्कि आज रात तुम मेरे पास ही रुकोगे। इस बात से मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। फिर मैंने उसे कहा कि फिर मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। आज मैं बस किसी तरह से अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। मैं तेरी बेचैनी अच्छी तरह से समझ रहा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तूने एक एक पल यह साल किस तरह से बिताए हैं, लेकिन तेरे लिए अच्छा यही है कि तू आज रात मेरे घर पर ही रुक जा। काफी देर तक हम दोनों में बहस होती रही। मैं उसकी बात मानने के लिए राजी नहीं हो सकता था। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मुझसे कहने लगा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो उसका जिम्मेदार मुझे न ठहराना। मैं उससे परेशान होकर कहा कि तू इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? अरे इतना डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुझे मजबूत रहने को कह रहा हूँ। यह कहकर उसने कॉल काट दी। मेरी शाम की 6 बजे की फ्लाइट थी और 3 घंटे का सफ़र था। करीब 9:30 में मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा था। मेरा घर यहाँ से करीब 5 घंटे की दूरी पर था। मुझे अपने घर पहुँचने में काफ़ी देर हो जानी थी। मेरा दोस्त मुझे दोबारा से अपने साथ चलने के लिए राजी करने लगा, मगर मैं भी अब दिमाग में ये फैसला कर लिया था कि अगर मैं सबसे पहले मिलूंगा तो सिर्फ अपनी पत्नी से ही मिलूंगा। मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसकी गाड़ी लेकर खुद ही ड्राइव करने लगा तथा उसने मुझे ऑफर की थी कि तू थका हुआ है तो आराम से पीछे लेट जा, गाड़ी मैं चला लेता हूँ। मगर मैंने उसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। मैं जिस गांव में रहता था वह एक छोटा सा गांव था और वहाँ के लोग भी छोटी सोच के लोग थे। मैं अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैं अपने दोस्त को लेकर वहाँ पर चला गया तो वह लोग अलग अलग तरह की बातें करेंगे, कहेंगे कि जवान पत्नी के होते हुए दोस्त को रहने के लिए घर ले आया। बस उन्हीं सारी बातों से बचाने के लिए मैंने अपने दोस्त से माफ़ी मांग ली थी। अब मैं अपनी पत्नी को कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि उस वक्त उसका नंबर बिजी जा रहा था। 12 बज रहे थे। मेरा दिमाग सत्य कचहरी में आने लगा। रात के इस पहर आखिर वह किससे बात कर रही है? काफ़ी देर तक मैं कोशिश करता रहा। करीब 1 बजने जा रहा था
उसने मुझे दोबारा से कॉल की। उसकी आवाज़ सुनकर मैं सारी शिकायतें भूल गया। मैंने उससे पूछा कि सब ठीक तो है ना? तुम्हारा नंबर बिजी क्यों जा रहा था? अरे नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफ़हमी हुई। मेरी पत्नी ने जल्दी से मना करते हुए कहा। अभी थोड़े टाइम पहले ही उसने मोबाइल चलाना सीखा था और अब शायद वह खुद को माहिर समझने लगी थी। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की और उससे कहा कि हो सकता है कि मुझसे ही गलती हुई होगी। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा हूँ। मैंने अपने अंदर जज़्बात भरकर उससे कहा कि मेरी बात सुनकर उसका शब्द भी लड़खड़ाने लगे। मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँ और अभी कुछ देर के बाद तुम्हारे सामने आ जाऊँ, तो तुम क्या करोगी? मैं अपनी प्यास बुझाऊँगी और तुम्हें अपनी मोहब्बत में मदहोश कर दूँगी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पत्नी की बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। यह बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि वह बहुत ज़्यादा बेकरार औरत है और बहुत ज़्यादा जज़्बाती भी है। मैं जानता था कि जब मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊँगा तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगी और अपने आप को मेरे हवाले कर देगी। मैं बस उन्हीं पल का इंतज़ार कर रहा था। मैंने गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा तेज़ कर ली। मैं उसके साथ बातें भी कर रहा था जब अचानक ही मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी पत्नी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने उससे पूछा कौन है, तो वह मेरी बात सुनकर वह हकला गई, कहने लगी अरे नहीं है, नहीं कोई भी नहीं है, अकेली हूँ मैं। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी है। मुझे लगा जैसे कोई कमरे के अंदर दाखिल हुआ है। नहीं तो कमरे के अंदर कोई भी तो नहीं है। अचानक ही उसकी सांसें तेज हो गई। मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी। मैंने उससे पूछा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। उसने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, मैं करीब थोड़ी ही देर के बाद आपको दोबारा बात करती हूँ। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। जबकि मेरा दिल बेचैन हो गया क्योंकि फ़ोन करने से पहले मुझे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी थी, मेरे पास आओ ना। जाने मन यह आवाज़ किसकी थी? मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। मैंने दोबारा से उसे कॉल की तो उसने कॉल नहीं उठाई। फिर मैं उसे लगातार कॉल मिलाने लगा। काफ़ी देर के बाद उसने कॉल उठाया तो मुझसे माफ़ी करते हुए कहने लगी माफ़ कीजिएगा। असल में नेट ज़रा स्लो चल रहा था और नकुल ने एक डरावना सपना देखा था। वह बहुत ज़्यादा डर गया था। उसकी आवाज़ उस वक़्त नशे से चूर थी। उसकी आवाज़ मुझे उस वक़्त ही सुनने को मिलती थी जब वह मेरे करीब मौजूद होती थी। मुझे शक हो रहा था जैसे अभी वह किसी और की बाहों में है, मगर मैं इस बात को अपने दिमाग पर सवार नहीं करना चाहता था। मैं अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता था। मैं चाहता था कि मेरा ये भरोसा कभी भी ना टूटे। इसी वजह से मैं जानबूझकर इस सारी चीज़ों से नज़रें चुरा रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, बस मैं थोड़ी ही देर बाद में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी और कहने लगी भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मजाक ना करो। यह मजाक आप मुझसे ना जाने कितनी बार कर चुके हो। हर बारी मैं आपका इंतज़ार करती थी। इंतज़ार में सुबह हो जाती थी और सुबह आप मुझे ये बताते थे कि आपने मेरे साथ मज़ाक किया है। वह रोने वाली हो गई थी। उसकी बातें सुनकर मैं भी थोड़ा-सा परेशान हो गया था। वह ठीक ही तो कह रही थी, हर बार मैं उसे झूठ दिलासे देता हूँ, तसल्ली देता था। ना जाने क्यों मुझे खुशी महसूस होती थी जब मुझे ये पता चलता था कि वह मेरा इंतज़ार कर रही है। वह मेरे लिए तड़प रही है, बेचैन हो रही है। बस उसी खुशी को महसूस करने के चक्कर में मैं ना जाने कितनी बार अपनी पत्नी का दिल दुखा चुका था। इस बार तो बेफ़िक्र हो जाओ, इस बार मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं मज़ाक कर रहा हूँ बल्कि मैं सच कह रहा हूँ। मैं गाँव से करीब 2 घंटे की दूरी पर हूँ। 2 घंटे के बाद मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। उसी वक़्त मुझे दोबारा से उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसे कहा कि अब कॉल काटने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ बातें करती रहो। वह अपने मुँह से अजीब तरह की आवाज़ निकाल रही थी। वह बहुत ज़्यादा बेचैन महसूस कर रही थी। उसकी ये बेचैनी देखकर
मैं भी बेचैन होने लगा, मुझसे और ज़्यादा बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने कॉल काट दिया, अब मैं किसी तरह से अपने घर पहुंचना चाहता था। मैंने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। करीब 2 घंटे के बाद मैं अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। असल में मेरा घर बहुत छोटा था और कच्चा भी था। घर 2 कमरों का था, आंगन था, उसके चारों तरफ दीवार थी। 6 साल बाहर रहने के बावजूद भी मैं अपने घर को नहीं बनवा पाया था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरा बाप मरने से पहले मुझ पे बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ा गया था, जिसे उतारते-उतारते मुझे 6 साल लगे। अब मुझ पर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं था और मैं अपने साथ अच्छे खासे पैसे भी लाया था। अब मेरा इरादा था कि मैं सबसे पहले अपने घर को बनवाना चाहता था, फिर उसके बाद अपने बच्चों को अच्छा खिलाना-पिलाना, अच्छा पहनना चाहता था। मैं जल्दी से आंगन में दाखिल हो गया। दोनों कमरों के दरवाजे ही बंद थे। जब एक कमरे में गया तो अंदर मेरे बच्चे सो रहे थे। बच्चों को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। यह दोनों 2-2 साल के थे। जब मैं यहाँ से गया था ये दोनों अच्छे खासे बड़े हो गए थे। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी क्योंकि मैं जानता था कि बड़ा होकर मेरा बाजू बनेगा। इसी वजह से मैं बाहर से जब भी चीज़ें बेचता था वह अपने बेटे के लिए ही बेचता था। मैंने अपने बेटे के कान में धीरे से बोला, उससे पूछा कि मम्मी कहाँ पर है? अंकल के साथ। ये कहकर वह दोबारा सो गया, जबकि उसकी बात सुनकर मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। मैंने उसे झकझोर दिया और उससे पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा था? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पहले तो वह हैरानी से मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर उसने ज़ोर से मुझे गले लगा लिया और ऊँची-ऊँची आवाज़ में चिल्लाने लगा, मम्मी पापा आ गए, पापा आ गए। मेरी बेटी भी उठ बैठी थी, वह और भी बड़ी हो गई थी, मेरे गले लग गई थी। मैं उन दोनों को वहीं पर छोड़ा और तेज़ी से भागता हुआ दूसरे कमरे के दरवाजे की तरफ सामने जाकर खड़ा हो गया। अंदर से मुझे अपनी पत्नी की चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लग रहा था जैसे किसी ने उस पर काबू किया हो और पूरी तरह से उस पर हावी हो गया हो। मैं जोर-जोर से दरवाज़ा बजाने लगा। थोड़ी देर के बाद चीखों की आवाज़ें बंद हो गई। अब चारों ओर चुप्पी फैल गई थी। मैंने दरवाजे को फिर से बजाया और मधु तो थोड़ी देर बाद मधु ने दरवाज़ा खोल दिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैंने उसकी मुस्कुराहट को पूरी तरह नज़रअंदाज किया और तेज़ी से कमरे में अंदर दाखिल हो गया। मैं बेचैनी से पूरे कमरे में नज़रें दौड़ाने लगा, मगर उस छोटे से कमरे में किसी का होने का निशान नहीं था। मधु मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, क्या हो गया आपको? क्या ढूंढ रहे हैं? क्या कुछ खो गया है आपका? मैंने गौर से उसके चेहरे को देखा और टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। या फिर उसने झूठ बोलना सीख लिया था। मैंने उसे कहा कि कुछ भी नहीं और अपना सर मसलने लगा। मेरे पास आओ। वह मेरे गले में बाजू डालते हुए कहने लगी, लगता है आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, चलिए मैं आपकी थकान उतार देती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में नशा उतरा हुआ था। यूँ लग रहा था जैसे थोड़ी ही देर बाद वह खुद को मेरे हवाले कर देगी और अगर मैं उसके मोहब्बत को स्वीकार न किया तो वह जानबूझकर खुद को मुझ पर हावी कर देगी। मैं भी काफ़ी साल का थका हुआ था, उससे मिलने के लिए बेचैन था। उसके बदन से आती खुशबू को मैं एक-एक पल याद कर रहा था। उससे पहले कि मैं सारी हदें पार करता, मेरा बेटा तेजी से कमरे में आया और मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, पापा मुझे बताओ आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? बेटे की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसको अपने कलेजे से लगा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए वह हर चीज़ लाया हूँ जिसके लिए तुमने मुझे कहा था। बस सुबह होने का इंतज़ार करो। सुबह मैं तुम्हें तुम्हारी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपकी माँ को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अपने बेटे को ये कहकर मैंने दोबारा से अपनी पत्नी की तरफ ध्यान दिया। मैंने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे की कुंडी लगा दी। मैंने एक नज़र अपनी पत्नी को देखा जो घायल नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं तेज़ी से उसके पास गया, एक हाथ उसके कमर पर डाला और उसको झटके से अपने करीब किया। अब हम दोनों के बीच बिल्कुल भी दूरियां नहीं थी। मेरी साँस
और उसकी सांसें, दोनों ही सांसें एक दूसरे में समा रहा था। आप लोगों को पता नहीं कि मैंने इन पलों का कितना इंतजार किया था। मेरी पत्नी ने मेरे सीने पर सर रखते हुए कहा। मैंने उसके सर पर किस किया, उसे कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं यह भी जानता हूँ कि तुमने इतना साल अपने आप को मेरे लिए बचा कर रखा है। अचानक ही वह नरम पड़ गई। यूं लग रहा था जैसे उसे मुझे इस तरह की बात की उम्मीद ना हो। उसने मुझे पीछे होने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे दोबारा से अपनी तरफ खींच लिया। अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर मैं आपकी सारी ख्वाहिश को पूरी करती हूँ और आपकी तन्हाई को ख़त्म करती हूँ। यह कहकर वह तेज़ी से कमरे के बाहर निकल गई, जबकि मैं बिस्तर पर ही बैठा रह गया। मेरा सर इस वक्त बहुत बुरी तरह से चकरा रहा था। मैं उसके चेहरे पर साफ पड़ चुका था कि मेरी पत्नी मेरे साथ धोखा कर रही है या फिर मुझे किसी तरह की कोई गलतफहमी हुई थी। काफ़ी देर उस बारे में सोचता रहा। जो कुछ मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं उसका यकीन नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर पहले पत्नी के कमरे से आने वाली चीखों की आवाज़ सुनकर मेरा दिमाग गुस्से से चकराने लगा था। इस सब पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। इंसान जिस आदमी से मोहब्बत करता हो, उस आदमी से बेवफ़ाई की उम्मीद नहीं रखी रख सकता। मगर फिर बाद में जब मेरी पत्नी कमरे से बाहर निकली, तब उसके साथ कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि पूरे कमरे में किसी का भी निशान तक नहीं था। कोई सबूत कुछ भी नहीं मिला जिसकी बिना पर मैं अपनी पत्नी पर शक कर सकता था। मैं अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगा सकता, उसे सज़ा देता। मुझे वहाँ पर लेटे हुए 15 मिनट से ज़्यादा हो गया था, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी वापस नहीं आई थी। बेचैनी से मेरा बुरा हाल हो गया था। असल में वह वॉशरूम घर के पीछे की हिस्से की तरफ था और मैं अक्सर अपनी पत्नी को रात के वक्त अकेले पीछे जाने से मना करता था। दिल में न जाने क्या-क्या ख्याल आ रहे थे। मैं तेज़ी से कमरे से बाहर निकला और अपनी पत्नी के पीछे ही चला गया। सोचा कि वॉशरूम में ही अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूँगा। जाकर वॉशरूम का दरवाज़ा बजाया तो अंदर से अभी भी पत्नी की चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह तड़प रही थी और गहरी-गहरी साँसें ले रही थी। मैं ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने दरवाज़ा खोला। उसकी साँसें बहुत बुरी तरह से फूल रही थी। वह चकराती हुई वॉशरूम से बाहर निकली। उसकी हालत देखकर मैं परेशान हो गया। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी बात सुनकर उसने तेज़ी से ना में सिर हिलाया और मुझे कहा कि मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ना जाने क्यों मेरा साँस बंद होने लगता है। मुझे अपनी सोच पर अफ़सोस हुआ। मैं उसकी गहरी-गहरी साँस लेने को न जाने क्या समझ रहा था। असल में उसकी तबीयत खराब थी। मैंने उसे अपने बाजू में उठाया और कमरे में वापस ले आया। उसे बिस्तर पर रखा, फिर उसके करीब ही बैठ गया। मैं उसके बालों में उँगलियाँ फेरने लगा। जब वह मुझसे माफ़ी माँगने लगी और मुझे कहने लगी, माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊँगी। मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, और वैसे भी तो मैं सारी ज़िंदगी यहीं पर रहूँगा। अब तो मैं तुम्हें किसी भी वक़्त अपने काबू में कर लूँगा। फ़िलहाल तुम अपना ख़्याल रखो। उसके शरीर में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा था, जबकि मैं उससे पूरे 6 साल दूर रहा। मेरा ख़्याल था उसको पहले जैसा ही होना चाहिए था, लेकिन उसके शरीर के बदलते हुए देखकर मुझे दोबारा शक करने पर मजबूर कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वह गहरी नींद सो गई, जबकि मैं कमरे में ही चलने लगा। अचानक ही मेरी नज़र कमरे के कोने में पड़ी उस चीज़ पर गई। उसे देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी यह सब कुछ कर सकती है। मैं तेज़ी से वहाँ गया और उस चीज़ को उठा ली जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था। यह सब कुछ हुआ था। फिर मैं भागता हुआ अपनी पत्नी के पास गया। उसके पहलू में पड़ा हुआ मोबाइल उठाया और असल में उसे मैंने टच वाला मोबाइल लेकर दिया था, वह मुझसे बात कर सके और वीडियो कॉल पर मेरी उससे बातचीत हो सके। मैं जल्दी से वह मोबाइल उठाया, लेकिन ये देखकर मायूस हो गया, उस मोबाइल में लॉक लगा हुआ था।
मैंने अपनी पत्नी को ज़ोर-ज़ोर से हिलाया और उससे कहा कि मोबाइल का लॉक खोलो। पहले तो मेरी बात सुनकर वह हैरान हो गई। उसके बाद चेहरे पर परेशानी के सर दिखाई दे रहे थे। वह तेज़ी से ना में सिर हिलाने लगी और मुझे कहने लगी, मैं मोबाइल का लॉक नहीं खोल सकती। मुझे गुस्सा आ गया। मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि उसने मोबाइल के लॉक खोलने के लिए मना किया। मैंने उससे कहा कि आखिर इस मोबाइल में ऐसा क्या है? आखिर तुम लॉक क्यों नहीं खोल सकती हो? अभी इसी वक्त लॉक खोलो वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैंने उसे धमकी दी तो वह फूट-फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने उसे दोनों बाजू से पकड़ा और झकझोरते हुए कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मेरे साथ कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे धोखा दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? उसने मेरे सामने हाथ जोड़े, मुझे कहा कि मैं आपको किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। जब आप कमरे में दाखिल हुए थे, बेचैनी से चारों तरफ देख रहे थे, तब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आप मुझ पर शक करने लगे हैं। मैं अगर चाहती तो उसी वक़्त आपका शक दूर कर देती, मगर मैं जानती थी कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे और आप मुझ पर शक करते ही रहेंगे। मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप कब मुझसे इस बारे में बात करेंगे और मैं कब आपके सवालों का जवाब दूँगी। इससे पहले कि वह ज़्यादा कुछ कहती, मुझे अपने बेटे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागता हुआ उसके कमरे में चला गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था वह नींद में इस तरह से डरता है और ना ही कभी मेरी पत्नी ने मुझे इस बारे में बताया था। मेरा बेटा ऊँची-ऊँची आवाज़ में चिल्ला रहा था, कह रहा था, नहीं, नहीं, ऐसा ना करो। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया और उसे ज़ोर-ज़ोर से हिलाने लगा। थोड़ी ही देर के बाद उसके पूरे बदन को झटका लगा, जल्दी से होश की दुनिया में आया। फिर मुझे गले लगाते हुए कहने लगा, अंकल बहुत गंदे हैं, अंकल बहुत गंदे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मुझे ये बताया था कि मम्मी अंकल के साथ है। अभी वह ये बात कर रहा था कि अंकल बहुत गंदे हैं, दाल में ज़रूर कुछ न कुछ तो काला है। मैंने उससे पूछा कि आप कौन से अंकल की बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर वह एकदम चुप हो गया। मैंने एक नज़र अपनी पत्नी पर डाली, जो डरी सहमी बैठी हुई थी। उसका भी यही हाल सा लग रहा था, जैसे वह थोड़ी ही देर चक्कर चकरा कर बेहोश हो जाएगी। मैं नहीं जानता था कि मेरे ना रहने पर ऐसा क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ मेरी पत्नी भी बेकाबू हो जाएगी, बल्कि उसके साथ-साथ मेरे बच्चे भी खराब होंगे। काफ़ी देर तक वह मेरे गले लगा रहा और मैं उसे थपकी मारता रहा। जब मुझे एहसास हुआ कि वह दोबारा सो गया है, तो मैं उसे सावधानी से चारपाई पर रख दिया। दोबारा अपने कमरे में चला गया। मैंने देखा मेरी पत्नी ने अपना सर दोनों हाथों में रखा हुआ था। मैं जान गया था कि उसने मोबाइल में जो कुछ भी डिलीट करना था वह डिलीट कर चुकी होगी। मुझे देखकर वह अपनी आँखों में आँसू लिए मुझसे कहने लगी, अगर आपको मेरा मोबाइल चेक करने का इतना ही शौक है तो यह लीजिए, मेरा मोबाइल चेक कर लीजिए। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसे कहा कि क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है? मैं जानता हूँ कि तुमने जो कुछ छुपाना था वह छुपा चुकी होगी। अब मेरा उस मोबाइल से कोई भी संबंध नहीं है। मेरा संबंध सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे है। अब तुम मुझे बताओगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं सच कह रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ गलतफ़हमी हुई है। यह कहकर वह दोबारा से रोने लगी। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़कर उसका मोबाइल लेकर तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। पीछे वह चिल्लाने लगी और कहने लगी, मेरा मोबाइल मुझे वापस कीजिए। मगर मैंने उसका मोबाइल उसके हवाले नहीं किया। अब मेरा मुँह उस गाँव की तरफ था। सुबह के 5:30 हो रहे थे। गर्मियों की सुबह थी, चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी, किसी तरह का कोई डर नहीं था। मैं तसल्ली से वहाँ पर जाकर बैठ गया, उसके मोबाइल को चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने उसका सारा डाटा रिकॉर्ड कर दिया। वहाँ पर एक लड़के का मैसेज था, जो उससे गंदी-गंदी बातें कर रहा था और उसने उसकी गंदी तस्वीर भी माँगता रहता था। मुझे यकीन था मेरी पत्नी ने उसे मना कर दिया होगा, लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी की गंदी तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे यहाँ
न रहने पर मेरे पीछे ये सब कुछ कर सकती है। फिर थोड़ी देर के बाद मुझ पर यह भी राज खुल गया कि वह उस लड़के से मिलती रहती है। मैं उस लड़के को देखना चाहता था और उसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन उस लड़के ने अपने बारे में कुछ भी जानकारी मोबाइल में नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि उसने मेरी पत्नी को अपना नाम भी नहीं बताया था। मैं हैरान हो रहा था, कोई ऐसा इंसान जिसने अपना नाम भी ना बताया हो और ना ही अपनी तस्वीर भेजी हो, यह मेरी पत्नी, उसके साथ कैसे इतना फ्रैंक हो सकती है। मैंने उसका नंबर खोला और उसके नंबर पर मैसेज किया। थोड़ी ही देर के बाद उसका मैसेज आया हुआ था, तो वह कह रहा था कि तुम्हारा पति घर वापस आ गया है। उसका ये मैसेज देखकर मैं मुस्कुरा दिया। मैंने दोबारा से टाइप किया कि मेरा पति वापस आ गया है, लेकिन अगले दिन वह किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जा रहा है। तुम रात के वक्त 9 बजे मेरे पास चले आना। यह तुमने बहुत अच्छी बात की है। मैं तो तुम्हें देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। जब तक मैं तुमसे ना मिलूं, जब तक मैं तुम्हारे करीब ना आऊं, जब तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। अब तो मैं बुरी तरह से इस बात से बेचैन हो गया था। मेरे दिन रात बेचैनी में गुजरने लगे। वह लड़का समझ रहा था कि वह मधु से बात कर रहा था, जबकि मैं उसकी ये सारी बातें सुन रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं उसे ज़मीन में जिंदा गाड़ दूं, लेकिन मुझे समझदारी से काम लेना होगा। मुझे पहले उस लड़के की हकीकत से पर्दा उठाना चाहता था। काफ़ी देर तक मैं उस लड़के से बातें करता रहा। मुझे अंदाजा हुआ कि वह लड़का एक नंबर का फ्रॉड और चालाक इंसान है, जिसने मेरी पत्नी को बहुत चालाकी सिखाई है और उसने मेरी पत्नी को अपने काबू में किया हुआ है। मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। मेरी पत्नी एक बहुत ही समझदार औरत थी। उसे काबू में करना मुश्किल नहीं था और नामुमकिन था। पता नहीं उस आदमी ने मेरी पत्नी को क्या किया था, जो मेरी पत्नी उसके साथ ये सब करने पर राजी हो गई थी। या तो उसके साथ मेरी पत्नी का कोई राज था, या फिर मेरी पत्नी जानबूझकर ही ये सब कुछ कर रही थी। अब मैं यह सब जानता था। उसके लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। सुबह के वक्त जब मैं घर आया तो मैं बहुत ही नॉर्मल था। मैंने अपनी पत्नी से बात की। मेरा अंदाज देखकर वह खुश हो गई। वह तेजी से मेरे पास आई और मेरा बाजू पकड़ते हुए कहने लगी, आपने मुझ पर यकीन कर लिया है या अभी भी कुछ सोच रहे हो? इस बात को सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। उसे तसल्ली देते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम पर शक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे यह महसूस हो गया कि जिस इंसान से मोहब्बत है, उस इंसान पर हमें भरोसा भी करना चाहिए। मेरी पत्नी मेरे गले लग गई और रोते हुए कहने लगी कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपके बगैर ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मुझे अब कभी छोड़कर मत जाना। वह बेधड़क मेरे गले लग गई, मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रही थी। अगर मुझे उसकी हकीकत के बारे में पता न होता तो शायद मैं उसकी मोहब्बत का यकीन कर लेता। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ मैंने देखा था, वह जो कुछ मैंने सुना था, इस सब के बाद अपनी पत्नी पर यकीन करना मतलब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना था। फिर वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मुझे कहने लगी, थोड़ी देर के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद हम दोनों इस घर में बिल्कुल अकेले होंगे। अब मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है। अब मैं आपके सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। यह कहकर उसने गर्दन झुका ली और शर्माने लगी। काफ़ी साल के बाद मैंने उसे शर्माते हुए देखा था। कल रात भी मैं उसके पास गया था, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म नहीं थी। यह बात मैंने नोट की थी और मुझे हैरानी भी हुई थी, लेकिन इस वक्त मैं इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था। मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि आज तो नहीं, आज तो मुझे एक ज़रूरी काम से घर से बाहर जाना है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, रात के वक्त मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। यह कहकर मैं वहाँ से निकल गया। अब मेरा अपनी पत्नी की तरफ देखने का भी दिल नहीं कर रहा था। उसे हाथ लगाना भी बहुत दूर की बात है। उसके चेहरे के बिगड़ते हुए असर को मैंने बहुत अच्छे तरह से भांप लिया था। जब मैं घर से बाहर निकल रहा था तो वह तेजी से मेरे पास आई
और मेरा बाजू पकड़ते हुए कहने लगी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बेचैन करके घर से बाहर कैसे जा सकते हैं? आपको अंदाजा भी है मैंने इतने साल कितनी मुश्किल से बिताया है। एक एक पल आपके लिए तरसी हूँ। दिल में तो आया कि अभी उसके पोल उसके सामने खोल कर रख दूं, लेकिन मैं जा रहा था और उसको यह ड्रामा करके दिखाया था। मैं देखना चाहता था कि आखिर यह किस हद तक झूठ बोल सकती है और किस हद तक मुझे बेवकूफ़ बना सकती है। मैंने उसे कहा कि इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन तुम भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी किसी भी तरह की ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ। अभी मुझे बहुत सारे ज़रूरी काम को निपटाना है। जब तक मैं वह ज़रूरी काम नहीं निपटा लेता, तब तक मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाऊँगा। एक बार मुझे वापस आने दो, फिर उसके बाद जो तुम कहोगे वैसा ही होगा। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू को देखकर एक पल के लिए तो मेरा दिल दुखा था, लेकिन दूसरे पल मुझे उसकी असलियत याद आ गई थी। मैं उसकी तरफ देखे बगैर घर से बाहर निकल गया। अभी मेरा मुंह अपने दोस्त के घर की तरफ था, जो कि दूसरे गांव में ही रहता था। मैंने अपने दोस्त को यह नंबर देना चाहता था, क्योंकि वह पुलिस में था। मुझे यकीन था कि वह इस नंबर की सारी जानकारी मुझे बताएगा और निकाल कर देगा। जब मैंने उसे यह नंबर दिया तो वह नंबर देखकर दंग रह गया, चुप हो गया। मैंने उसे कहा कि यार, तुम्हें क्या हो गया है? मैं बस तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस नंबर की डिटेल निकालने का कह रहा हूँ। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? उसने मुझे कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। उस इसके बारे में मैं तुमको कल ही बता सकता हूँ। फिलहाल तुम मुझे इसकी डिटेल निकाल कर दो। मुझे बताओ कि यह नंबर किसका है। मेरी बात सुनकर वह गहरी सोच में पड़ गया। अंदाजा नहीं लग पा रहा था फिलहाल उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जिंदगी में पहली बार मुझे भाव पढ़ने में मुश्किल हो रहा था। काफी देर तक वह सोचता और फिर मुझसे कहने लगा, एक रात का टाइम चाहिए। एक रात के बाद मैं तुम्हें उसकी डिटेल निकाल कर दूंगा। छोड़ो, तुम रहने दो, उसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि एक रात के बाद तो मुझे भी सब कुछ पता चल जाएगा। यह कहकर मैं उसके करीब ही बैठ गया और मैंने अपना सर झुका लिया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है जिस चीज की उसको कभी भी उम्मीद नहीं होती। ऐसे में इंसान अपने आप से हारने लगता है। मैंने उसकी इस बात को नजरअंदाज किया। उसे कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी कभी तुम्हारे साथ धोखा करे तो तुम क्या करोगे? वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मेरी पत्नी कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। उसकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि एक टाइम था जब मैंने भी यही सोचता था, मेरी पत्नी मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकती। मगर अभी मेरे ये ख्याल बदल गए हैं। मैंने उसे कहा कि लड़कियों पर इतना ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। फिलहाल यही है कि अपनी पत्नी पर नज़र रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वह भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। यह कहकर मैं उसके पास से उठ गया। मेरे दोस्त ने कहा, क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है? मैंने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और तेजी से हाँ में सर हिला दिया। मैंने उसे बताया था कि इस बारे में वह किसी को भी ना बताए और ना ही मैंने उसको कुछ छुपाने की कोशिश की, क्योंकि जब मैं उसको नंबर दिया था तो वह बड़ी जोर से चौंका था। मुझे अंदाजा हो गया था इस मामले में यह काफ़ी हद तक जानता है, लेकिन वह मुझे इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता। और मैं उन लोगों में से हरगिज भी नहीं था जो कि दूसरे लोगों की मिन्नतें करते फिरे और अपने काम के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर हो जाए, बल्कि मेरा गिनती उन लोगों में होती है जो हमेशा अपना काम खुद तलाश करते हैं, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, और फिर काम इतनी मेहनत से दिल लगाकर कर सकते हैं कि कामयाब हो जाते हैं। जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी मुंह बनाकर पूरे घर में चक्कर काट रही थी। मुझे देखकर उसने चेहरे पर उदासी ले आई, मगर अब मुझे उसके यूं चेहरे के उदासी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही मुझे उसकी नाराजगी की कोई परवाह थी। जब उसने देखा कि मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो वह दोबारा से मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मेरे साथ आप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? आप मुझसे इतना दूर क्यों गए हो? क्या
मुझसे नाराज है? नहीं यार, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी में हूँ। मैंने तुम्हें बताया भी कि सारे काम निपटाने के बाद ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तसल्ली से तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। यह कहकर वह दोबारा से अपने मोबाइल में बिजी हो गया। एकदम से उसने मेरे हाथों से मोबाइल खींचा। मुझे उसके ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने उससे अपना मोबाइल लेना चाहा, लेकिन उसने मोबाइल अपने पीछे छुपा दिया। मुझे कहने लगी, पहले आप मुझे हकीकत के बारे में बताइए। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। उसने अपना मोबाइल लिया, उसे वार्निंग देते हुए कहा कि वह ये सब करने की कोशिश ना करे, वरना मुझे बुरा कोई भी नहीं होगा। अपनी पत्नी का व्हाट्सएप मैंने अपने मोबाइल में भी कनेक्ट कर लिया था। अब वह जब भी मैसेज करेगा तो मुझे पता चल जाएगा। मैं सुबह से ही उस आदमी के मैसेज का इंतजार कर रहा था। शाम को करीब 4 बजे उस आदमी का मैसेज आ गया। उसने मेरी पत्नी को कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए रात को 9 बजे आ रहा हूँ। मेरी पत्नी ने भी उसे आने की इजाज़त दे दी। यह देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई कि यकीनन वह मुझसे बदला लेने के बारे में सोच रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सब कि वह अपना कितना बड़ा नुकसान करने वाली है। जब मैं घर वापस गया तो मेरी पत्नी तेजी से मेरे पास आई। मुझे यकीन था वह मुझे कहीं भेजने के बारे में बात कर रही होगी, मगर उसके बोलने से पहले ही मैंने कह दिया कि आज रात मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ। वह बड़ी खुश हो गई। उसने कहा कि आप अपने दोस्त से मिल लीजिए, बाकी सारे काम निपटा लीजिए, फिर उसके बाद हम अपना प्रोग्राम देख लेंगे। उसके दोगलेपन पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था यह औरत इस तरह की हो सकती है। हर बार ही कोई ऐसी हरकत कर देती है जो मुझे उससे नफरत करने पर मजबूर करती है। रात का तो मैंने सारा इंतजाम कर लिया था। करीब 10 बजे का टाइम था। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरा मुंह अपनी पत्नी के कमरे की तरफ था। मैंने जोर से दरवाजा बजाया। अंदर से मुझे अपनी पत्नी की बेबस आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मुझे अब गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि अब मुझे खुशी हो रही थी कि आज उसका सारा भेद खुल जाएगा। मैं उसे धक्के देकर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दूँगा। उसके बाद अपने बच्चों के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ ही होगी। ऐसी गंदी बेहया औरत की अब मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं। काफ़ी देर बीत गया था। पत्नी ने दरवाज़ा ना खोला। फिर मैं ही खुद ही दरवाज़ा तोड़कर अंदर चला गया। जब देखा तो मेरी पत्नी की हालत बहुत ख़राब थी। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे देखकर वह परेशान हो गई। मुझे कहने लगी, आप यहाँ पर कैसे? उसने समझा था कि शायद गौरव है। उसे मेरे आने का जरा भी खबर नहीं था। उसे लगा गौरव दरवाज़ा बजा रहा है। गौरव कोई और नहीं, मेरा ही दोस्त था। मैंने उससे पूछा कि कमरे में कौन है। मेरी बात सुनकर उसने तेजी में नाम में सर हिलाया। उसके साथ ही मुझे एक जोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी और एक आदमी जल्दी से मेरी अलमारी के नीचे से निकलकर भागा। मैं उस आदमी को तो नहीं जानता था, लेकिन मैंने उसको पूरे तरीके से देख लिया था। अलमारी के नीचे मैंने एक चूहा मारने वाली खंजर रखा हुआ था, जो उसके पैरों में घुस गया था और इसी वजह से वह चीख पड़ा था। और मेरे अलमारी के पीछे से निकलकर वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसको पकड़ने में नाकाम रहा। लेकिन वह ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकता था, क्योंकि उसके दोनों पैरों में कीलें घुस गई थी। वह बुरी तरह से जख्मी था। उसके 1 घंटे के बाद ही मेरा पुलिस वाला दोस्त उस आदमी को पकड़कर मेरे घर तक ले आया। इधर मैंने अपनी पत्नी से वह सब राज मालूम कर लिया और मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि इसमें सारी गलती सिर्फ मेरी थी। मैंने अपने ऐसे दोस्त पर विश्वास किया जिसने मेरी ही पत्नी पर डाका डाला था। जिसकी गाड़ी से मैं घर पर आया था उसका नाम गौरव था, और गौरव मेरे बचपन का दोस्त था और मेरे साथ पढ़ाई करके वह जवान हुआ था। और वह हमारे ही तरह पहले गरीब था, अब वह इतने पैसे वाला हो गया था, उसका कोई हिसाब नहीं। पर मैं उसके बारे में ये सब नहीं जानता था कि वह कौन सा काम करता है। उसने मेरी बहुत बार मदद की थी और उसने ही मेरे बाहर जाने का वीज़ा लगवाया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, वह यह कि ताकि वह मेरी पत्नी पर पूरा हक जमा सके। मैं भी जब विदेश चला गया तो उसी के हवाले अपनी पत्नी को सौंप दिया था।
मेरा घर हमेशा जाता रहता था और मेरी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता रहा। मेरी पत्नी ने पहले इस बात का विरोध किया था। उसने मेरी पत्नी को डरा धमकाकर अपने काबू में कर लिया। और उस दिन जब मैं उस नंबर को दिखाने अपने पूरे दोस्त के पास गया था और उसने भी ये देखा था कि यहाँ मेरी पत्नी के पास कई आदमी आते जाते हैं, तभी वह बड़ी तेजी से चौंक चौंक गया था। और उसे पुलिस वाले दोस्त को गौरव की तलाश थी। गौरव ने कई ऐसे कांड किए थे, पुलिस की नज़रों से बच रहा था। इसी तरह के मजबूर औरतों को फंसाकर उसने गलत वीडियो बनवाकर बाजार में बेचता था। आज मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। मेरी पत्नी ने अपना सारा जुर्म कबूल भी कर लिया था। 6 साल की दूरी में मेरी पत्नी गौरव के साथ अटैच हो गई थी। जब गौरव ने दूसरे आदमियों को भी भेजना शुरू किया तो इस बात का वह विरोध कर रही थी और लगातार परेशान होती थी। उसने मुझे मारने की धमकी दी थी और मेरे बच्चों को भी मारने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से मेरी पत्नी ये सब करने पर मजबूर हो गई थी। और लगातार वह कई आदमियों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसकी वीडियो गौरव को पकड़ाया करती थी। गौरव उसे महंगे दामों में बेच रहा था और रातों रात ढेरों पैसे कमा रहा था। और एक मेरी ही बीवी नहीं, ऐसी कई मजबूर औरतों को उसने फंसाया हुआ था। अब तो मैं यह सब कुछ जान गया था। मेरी पत्नी मेरे पैरों में गिर गई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। इसमें मेरी पत्नी का कोई कसूर नहीं था, सारी गलती मेरी है। मैंने पुलिस वाले के साथ मिलकर गौरव को पकड़वा दिया। गौरव के ऊपर 20 से भी ज़्यादा केस है, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है और वह सारी अश्लील वीडियो को जब्त कर लिया गया है। पीछे सिर्फ मेरी पत्नी ही मौजूद थी। वह बिस्तर पर बैठी फूट-फूट कर रो रही थी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। आखिर उसे इस तरह मासूमियत दिखाने की क्या ज़रूरत थी और डरने की क्या ज़रूरत थी। वह एक बार मुझसे बात कर लेती तो इतना सब कुछ ना होता। उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। वह मेरे बच्चों की माँ थी और मेरी मोहब्बत थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी भी गलती थी। इसी वजह से मैंने उसे माफ़ करने का फैसला किया। करीब 1 महीना उसे नाराज़ रहने के बाद मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैं अपने साथ जो पैसे लाया था, पैसे मैंने कारोबार में लगा दिया था। थोड़े साल बाद वह कारोबार चमक गया और मैं लाखों रुपए कमाने लगा। और मैंने अपने गाँव की ज़मीन बेचकर शहर में मकान ले लिया, क्योंकि गाँव के लोगों को दबे-दबे शब्दों में मेरी पत्नी के बारे में पता चल गया था। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी की वजह से मेरे बच्चों पर कोई आँच आए। उसने अपनी नादानी में यह सब किया था। अगर वह पहले दिन ही गौरव की हकीकत को मुझे बता देती तो ये 6 साल उसे झेलना नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे दूर रहने की वजह से वह गौरव से अटैच हो गई थी। और यही सबसे बड़ी गलती थी उसकी, जो गौरव उसके साथ ब्लैकमेल कर रहा था। अब अगर कभी किसी आदमी की नज़र तुम पर बुरी लगे, ज़रूर अपने सगे संबंधी को बताना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। अब मैं अपने बच्चों और पत्नी के साथ एक अच्छे पोस्ट कॉलोनी में रह रहा। दोबारा मैंने कभी भी अपने पत्नी और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये दुनिया, और इस दुनिया में हर कदम पर धोखा है। कभी कोई अपनों से धोखा है तो कभी पराया से। हमें हर कदम पर साबित कम करना चाहिए और अपने आसपास के हर नज़र को पहचान लेना चाहिए, क्योंकि अपने ऊपर उठने वाली गलत नज़र इंसान एक नज़र में ही पहचान लेता है। सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।